इंडेक्स भी 3 टाइप की, वो भी बताता हूं बाद में. If you look at the index, first chapter of your regular class notes is your preliminary discussion, which will be starting very soon. यानी basic discussion. Chapter number 2 जो लिखा है marginal costing and decision making, वो एक sizable portion है हमारा. 1/3 time will be consumed here. Chapter number 3 that is standard costing and variance analysis will consume around another 1/3 time, approximately बोल रहा हूँ. और chapter 4 to 9 जो है, I call all of them together as miscellaneous topics. They are small topics, but they are important from exam point of view. तो 4 to 9 मिला के एक थर्ड सेगमेंट बनेगा हमारा टोटल कॉस्टिंग का डिस्कशन 3 पार्ट में डिवाइड होगा, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और मिसलेनियस, इन 3 सेगमेंट्स. Just to give you the idea. Another important thing, I will proceed in the same sequence in which this index is printed. I will proceed in the same sequence in which the chapters are printed in the index. इसी सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे टिल एंड, राइट. यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर इज अ सर्टेनिटी, यू नो विच टॉपिक विल कम अप नेक्स्ट. ये कुछ लोगों के प्लानिंग के भी काम में आता है. जैसे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मुझे नहीं करना है, घर जाना ज्यादा जरूरी है, तो आपको पता है यदि अगला टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, 3 दिन चलेगा, तो आप 3 दिन घर पे जाके आ सकते हैं. आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सर्टेनिटी पे विश्वास करता हूँ. सो एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड. तो आपको कौन से लेक्चर्स या कौन से चैप्टर मिस करना, कौन से अटेंड करना, इसका भी आप प्लानिंग कर सकते हैं. तो मैं सरप्राइजेस नहीं दूंगा आपको, राइट. इसी सीक्वेंस में चलते रहूंगा, तो कुछ लोग के प्लानिंग के काम में आ सकता है. दिस इज द मेन डिस्कशन ऑफ रेगुलर नोट्स विच विल बी डूइंग इन द क्लासरूम. ये पार्ट में द थियरी, मेजॉरिटी थियरी इज ऑलरेडी बीन प्रिंटेड इन योर नोट्स which we'll be discussing in the classroom, but you don't have to write much because majority things are printed. हर चैप्टर की थियरी पहले डिस्कस की जाएगी, फॉलोड बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. तो ये प्रिंटेड नोट्स में जब आप घर पे देखेंगे, प्रिंटेड नोट्स में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है विच विल बी सॉल्विंग हियर ऑन द बोर्ड. फिर आप सेकंड इंडेक्स यदि देखेंगे राइट साइड में, तो आपको प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस वाला इंडेक्स मिलेगा, राइट, कॉस्टिंग में. ये प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन वाला जो इंडेक्स है, इसको भी समझ लेना आपने, क्योंकि ये मैटर आपके होमवर्क का है, परमानेंट होमवर्क वाला है. यही 3 पार्ट में मैंने उस इंडेक्स को डिवाइड किया है, ध्यान से देखना. प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला इंडेक्स, प्रॉब्लम्स ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग है, सो आई हैव ग्रुप्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देयर. उसके अगले चैप्टर में सॉल्यूशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस. फिर प्रॉब्लम्स ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, उसके अगले चैप्टर में सॉल्यूशंस है. सीरियल नंबर 5 में आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑन मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 4 to 9 वो वहां पर है, और उसके आंसर्स अगले टॉपिक में. और एक 7th चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसमें प्योर थियरी क्वेश्चंस और आंसर्स है. ओनली थियरी क्वेश्चंस, इमीडिएटली एक 2 लाइन के क्वेश्चन इमीडिएटली फॉलोड बाय द आंसर्स. टू प्लेनली एडमिट दे आर टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स लिटरेचर ओनली, थियरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट टाइप ऑफ थियरी क्वेश्चंस डू कम अप इन द एग्जाम एंड व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज रिक्वायर्ड. इस इंडेक्स पे थोड़ी सी बात और इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में कभी इस पर चर्चा होने वाली नहीं है क्लास में. ध्यान रहे, आई हैव प्रिंटेड द क्वेश्चंस एट वन प्लेस एंड आंसर्स एट अनदर प्लेस. आई हैव डन इट पर्पसफुली. आई हैव डन इट पर्पसफुली. व्हाई? सो व्हेनेवर यू प्रैक्टिस दिस एट होम, दिस इज फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस. व्हेनेवर यू प्रैक्टिस एट होम, आई वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन independently without looking at the answer. You may solve it on rough paper, doesn't matter, because fair answers are already been printed for checking. तो आप रफ पेपर पे सॉल्व करो, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो. यदि क्वेश्चन के नीचे आंसर प्रिंट कर दिया जाए तो देयर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, एनीवन, यू एंड मी अलाइक, देयर इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू हैव वन लुक एट द आंसर एट लीस्ट. ये नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, और वो काम की नहीं है कॉस्टिंग में. एज वी विल प्रोसीड यू विल कम टू नो कि कॉस्टिंग में पहली बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है. फर्स्ट रीडिंग में तो कुछ भी पता नहीं चलता, सेकंड रीडिंग में थोड़ा बहुत समझ में आता है, थर्ड रीडिंग में उसका क्लू मिलता है आगे कैसे जाना. आपने यदि आंसर ही देख लिया तो ये सब स्टेप्स आपको करनी ही नहीं पड़ी, आपको डायरेक्टली अच्छा ठीक है बराबर लिखा है, अरे लेकिन ये वहां नहीं होने वाला है, यहाँ तो ठीक है बराबर लिखा है. आप मेरा नॉलेज चेक कर रहे हैं इधर कि मैंने आंसर सही लिखे? वो कर रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं सीए बन चुका हूं. तो आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन पढ़ के समझा क्या, आपको पहला वर्किंग सूझा क्या, क्या करना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ये अप्रोच मिला क्या, ये चेक करना आपको है. और इसलिए आपने आंसर नहीं देखना है.
और इसीलिए मैंने वो अगले चैप्टर में शिफ्ट कर दिया, जानबूझ करके किया। तो रफ पेपर पे भी आपने सॉल्व किए और बाद में मैच किया तो आपको पता चलेगा आपकी कहाँ गलती हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, लॉजिकल मिस्टेक हो रही है, या क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं समझा, दिया कुछ और था, आप कुछ और समझ रहे थे। ये आपको पता चलना चाहिए, इसीलिए है वो सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन। एंड वी देयर इज अ ह्यूमन हैबिट, अभी हमने लर्निंग कर्व की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, देयर इज अ ह्यूमन हैबिट दैट वी कीप लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। तो ये सब ट्रायल एरर घर पे होना चाहिए, इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन। आजकल तो ऐसी भी रिक्वेस्ट आने लगी है स्टूडेंट्स की, सर ये भी सॉल्व करा दो ना। अरे मैंने कहा भैया मैं तो करा दूं सॉल्व, मैं एक साल भर पढ़ा देता हूँ कॉस्टिंग, चलो दे दो साल भर की फीस, मैं सभी क्वेश्चन पिछले 25 साल के सॉल्व करा देता हूँ। लेकिन फायदा क्या है वो? आपको लग रहा है सर सभी सॉल्व करा दो क्योंकि रेडीमेड का जमाना आज की तारीख में, सब करके दे दो हमको। अरे फायदा आपका नहीं है, आप ये बात को समझ ही नहीं रहे। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए, मुझे सॉल्व करते आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। यू आर नॉट हियर टू जज द एबिलिटी ऑफ टीचर, you are here to know your own ability and to improve that or to develop that ability of solving the question. Try to understand this fact. There are unreasonable expectations from the teachers. आप ही सब करा दो तो आप कब करेंगे एग्जाम हॉल पे? स्टूडेंट तो अभी ये भी बारी आई गई है, थोड़ी दिन बाद ये भी आने वाली है, हमको कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट मिलेगा, सर एक काम करो मेरे जगह पर आप बैठ जाओ, आपको कितने पैसे चाहिए बोलो। ये दूर नहीं है, दिन दूर नहीं है, आप ही एग्जाम भी दे दो, सर्टिफिकेट ही ला दो हमको प्रिंट करके। What the way you are doing, this is the way we are moving towards. तो ये टॉपिक में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे वो एबिलिटी डेवलप ही नहीं होगी। मैंने कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा ली तो फायदा नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराना है ही नहीं। ये भी बता दो क्लास में भी क्वांटिटी लर्निंग नहीं होने वाला है, या क्वांटिटी टीचिंग में मैं विश्वास ही नहीं रखता। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे फ्रेंड्स बोलते थे साला पढ़ते हुए तो दिखता नहीं, पास कैसे हो जाता है। इट वॉज नेवर अ क्वांटिटी स्टडी, इट वॉज अ क्वालिटी स्टडी ना। तो टाइम कम लगता था, पढ़ते हुए ज्यादा दिखता नहीं था। मेरा टीचिंग स्टाइल भी वही है, मैं एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दूंगा, उतने टाइम में वैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को हर इंडिविजुअल माइन्यूट पॉइंट तक डिस्कशन करूंगा, उसका हर कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ गई तो यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। मेरा जो थिंकिंग है, राइट और रॉन्ग यू मे डिसाइड, इंस्टेड ऑफ मी सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस, my objective will be to make you capable of solving 100 questions instead of me solving it. It doesn't make any sense here. तो इसलिए हमारा जो स्टडी का पैटर्न रहेगा वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा रहेगा, स्ट्रेस पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे रहेगा। मैकेनिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रायोरिटी है ही नहीं, और काम का भी नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम में काम का नहीं है। एक बात और क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये कि ये क्वेश्चन जो यहाँ क्लास में सॉल्व होने वाले, ये एग्जाम में आने वाले नहीं है। यदि किसी ने ये सोच के बैच ज्वाइन की है कि सर जो देते हैं पढ़ा देते हैं उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सोच के भी ज्वाइन किया होगा तो एडमिशन विड्रॉ कर लेना। अब मैं कंसेप्ट जरूर पूरी पढ़ा दूंगा विच विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल, दैट आई कैन गारंटी। सेम टू सेम क्वेश्चंस नेवर कम, इवन इफ दे कम इट इज बाय चांस। तो पिछले अटेम्प्ट में आगे मेजॉरिटी क्वेश्चन जो क्लास में सॉल्व कराए थे उसमें से आ गए, तो स्टूडेंट का इमीडिएटली वहां से फोन आया एग्जाम होते से, सर पेपर आपने सेट किया था क्या? मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो देखा भी नहीं था पेपर जब तक। तो एग्जाम हॉल से मैं बाहर आते से ही फोन आया कि आपने सेट किया था क्या? और एक तो किसी सीनियर रीजनल मेंबर जो मुझे अच्छे से जानते हैं उन्होंने ही पूछ लिया, बोले बच्चे बहुत खुश है इस बार आपके नोट्स में से क्वेश्चन आ गए, आपने सेट किया था क्या? रीजनल काउंसिल मेंबर भी पूछ लिए, नहीं इट्स अ कोइंसिडेंस। I was trying to tell that it is merely a coincidence if the same question appear in the exam. I am here not to tell you which questions, important questions will come in the exam. ये 30 क्वेश्चन समझ लो, इसमें से 7-8 आ जाएंगे, ये तो आपको भी पता है, सीए फाइनल स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग ये काम करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर लेके बैठते, कितने क्वेश्चन नोट्स में से है। बहुत कॉमन कंपैरिजन है, बहुत कॉमन कंपैरिजन है, नोट्स में से कितने आए। अरे क्या करेगा भैया, तेरे को कितने करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, नोट्स में से कितने क्या कर लेगा। इज दैट क्लियर? राइट। एक थर्ड इंडेक्स और देख लेते हैं, ये तो आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होगी। थर्ड इंडेक्स के बाद फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। थर्ड इंडेक्स में आपको एक पेपर्स मिल जाएंगे,
यदि आपने थर्ड इंडेक्स देखा हो उसमें कुछ 7 टेस्ट पेपर्स हैं along with their solutions. फिर से solutions अलग रखे हैं मैंने with the same purpose. ये लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए जस्ट बिफोर द एग्जाम. जनरली आपके एग्जाम के लिए जो प्लानिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाद में आप यू आर द बेस्ट जज. पहला रेगुलर स्टडीज आइदर थ्रू कोचिंग और थ्रू सेल्फ स्टडी, जो आपको ठीक लगे. सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये भी ओपिनियन अलग अलग हो सकता है. तो रेगुलर स्टडी है ना, फर्स्ट टाइम आप उस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो थ्रू कोचिंग क्लासेस और थ्रू सेल्फ स्टडी. उसके बाद आता है रिवीजन, और रिवीजन के बाद सेल्फ टेस्टिंग. पुट योरसेल्फ इन द एग्जामिनेशन मोड, टेस्ट योरसेल्फ so that when you appear for the main exam it should not be the first time you are giving the exam. You have already tested yourself under examination condition at home before you go for the final exam. ये जनरली आपका पैटर्न होना चाहिए पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए. रेगुलर स्टडी यानी फर्स्ट टाइम स्टडी, देन वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स इवन आफ्टर स्टडीज. सो रिवीजन एंड देन सेल्फ टेस्टिंग. तो रेगुलर स्टडी के लिए इंडेक्स 1 जो क्लास में होने वाला है, फर्स्ट टाइम स्टडी. प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुकलेट इज फॉर रिवीजन. थर्ड इंडेक्स इज फॉर सेल्फ टेस्टिंग. ये टेस्ट पेपर को टाइम लगा के सेट करके इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना एज इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, और फिर सॉल्यूशन से चेक करना. यदि आपने देखा होगा इंडेक्स में तो ध्यान से देखना, टेस्ट पेपर में पहला टेस्ट पेपर है सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पे, दूसरा टेस्ट पेपर है सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पे जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिए पूरा तो, और थर्ड टेस्ट है वो मिसलिनियस टॉपिक्स, ये 4 to 9 पे. ये पहले 3 पार्ट पे एक टेस्ट है, और उसके बाद पास्ट एग्जाम पेपर्स ही है along with their detailed solutions. और ध्यान रहिए मैं जो सोल्यूशन यहाँ प्रिंट करता हूँ they are not copy pasted from institutes literature. मैं वो इंसर्ट्स को जहां पर जरूरत है वहां मॉडिफाई करता हूँ, फॉर्मेट चेंज करता हूँ, नोट्स अजम्पशंस वो नहीं लिखते, उनकी आदत नहीं है, वो डाल देता हूँ. इंस्टीट्यूट वर्किंग नोट नहीं देती, वो भी लिख देता हूँ. कहीं पर उनका ओपिनियन मुझे गलत लगता है तो मैं आंसर भी चेंज कर देता हूँ. नहीं तो ये तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी अवेलेबल हो सकते थे. मैं लेता जरूर, उनका ओपिनियन देखता जरूर, बट आई नेवर गो बाय कॉपी पेस्ट टेक्निक. मैं वो नहीं करता. एंड देयर हैव बीन ओकेजन्स वेयर आई डिफर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स ओपिनियन, एंड आई एम अ पर्सन हु हैज बीन कम्युनिकेटिंग दिस इवन टू द हेड एग्जामिनर कि योर सॉल्यूशन इज रॉन्ग. मैं उस लेवल तक बात करता हूं. उनके भी प्रिंटेड सॉल्यूशन कभी कभी गलत रहते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन एलिमेंट इज इन्वॉल्व एवरीवेयर. और मुझे वो ठीक नहीं लगा तो मैं यहां से भी वो फीडबैक भेजता हूं, और वो सभी एग्जामिनर को सर्कुलेट होता है फिर कि ये आंसर को भी मार्क्स दे देना, क्योंकि उनके प्रिंटेड सॉल्यूशन में भी कभी कभी गलतियां रहती हैं. दो दे ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक, बट आफ्टर ऑल देयर आर ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर. इवन आई कैन मेक अ मिस्टेक हियर, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग. तो ये रेडीमेड नहीं रहते. इंस्टीट्यूट का ठीक लगा मुझे ओपिनियन तो मैं वो भी ले लेता हूं, नहीं लगा तो मैं मॉडिफाई कर देता हूं. तो ये सेल्फ टेस्टिंग के काम में आएगा आपके. ध्यान में आ गया तीनों का. उसमें से 2 इंडेक्स तो बाद में काम में आएगी. पहले इंडेक्स से अभी हमारा क्लासरूम में काम पढ़ने वाला है, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम है, इट डिपेंड्स अपॉन योर आर्टिकलशिप ऑल्सो एंड हाउ मेनी अदर क्लासेस यू हैव ज्वाइंड. यदि आपके पास डे टू डे बेसिस पे टाइम बचता है तो आप ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के क्वेश्चन है ये भी धीरे धीरे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चालू कर दो तो ज्यादा अच्छा. यदि टाइम है तो, और अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है तो फिर जब टाइम मिले तब. इज दैट ओके? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. ओके, विल स्टार्ट विद द प्रिलिमिनरी, दैट इज बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट. मेरा ऐसा मानना है कि सीए फाइनल का कॉस्टिंग पढ़ने के लिए थोड़ा सा आईपीसीसी का कॉस्टिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. मेरा मानना नहीं है, ये फैक्ट है. You should have very good base of IPCC costing, and I've seen sometimes there is a huge problem with IPCC concepts, and therefore you are unable to understand the final level question. And keeping that in mind, I have developed a habit of going through the brief syllabus of your IPCC also, quickly revising. Naturally IPCC का syllabus ही बहुत बड़ा है वैसे.
but few cost concepts or important terminologies we'll discuss once again. तो मेरा जो पहला चैप्टर है अपने रेगुलर नोट्स में देखा होगा तो प्रिलिमिनरी डिस्कशन, वो इसीलिए है बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग की शुरुआत कल होगी, आज नहीं. Today's time and even tomorrow's time up to break probably we will be spending on general discussion or basic cost concepts related to IPCC. मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि ये IPCC का रिवीजन है, इसमें नया लर्निंग या न्यू एडिशन बहुत कम होगा, but if you have forgotten the IPCC concepts it will get revised and which is very important for CA final. So we start with the basics. ये लिखा हुआ तो नोट्स में है, ये आपको जब घर पे पढ़ना हो तब पढ़ते रहना. आई विल स्टार्ट विद द वर्ड कॉस्ट इटसेल्फ. इस वर्ड से ही चालू करता हूं मैं, वर्ड कॉस्ट. डेफिनेशन इज प्रिंटेड समवेयर इन द नोट्स. कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू of all sacrifices made to achieve an objective. तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन. Cost is money value, monetary value. We always calculate and express the cost in terms of rupees. यानी money value में express करते हैं. If I say the cost of printing this booklet is 500, by default it means it is rupees 500. So I have expressed the cost of printing in money value, and cost is always expressed in money value. The cost is definitely a monetary value or money value, but it is money value of all sacrifices made. ये वर्ड को डिस्कस करना बाकी है. You are making sacrifices to achieve some objective. Now objective, like your objective is to become chartered accountant. ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अपने लाइफ में जो जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो सभी सैक्रिफाइसेस की यदि आपने लिस्ट बनाई, व्हाट ऑल सैक्रिफाइसेस यू हैव मेड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, और उस सैक्रिफाइसेस को आपने मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया, मॉनेटरी वैल्यू में, और उसकी टोटल की मनी वैल्यू की, तो आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सोच लो, कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस की उसकी लिस्ट बनाओ, वो सैक्रिफाइसेस को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करो और उसकी टोटल कर दो कैलकुलेटर पे, सो दैट यू विल गेट कॉस्ट ऑफ अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. यहां पर मैंने बताया कॉस्ट ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. नाउ फ्रॉम क्लासरूम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू we will be talking about the objective of a commercial world. What we have to do is solve the questions relating to commercial world. In commercial world or in commercial entity, the objective are two types. One, to produce goods, naturally produce and sell also, na? Produce goods or provide services. Generally we face with or we encounter with these two industries. One industry which sells the goods, another industry which sells or offers services. तो commercial world point of view से objective is either to calculate the cost of producing and selling goods or cost of providing services. These two types of objectives will be there from commercial world point of view. वैसे ऑब्जेक्टिव लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा डिस्कशन इस पर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा. टू टाइप्स ऑफ प्रिडोमिनेंट इंडस्ट्रीज, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. ट्रेडिंग इंडस्ट्री की हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, ट्रेडर की, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है. ट्रेडर इज वन हु बाइज द गुड्स एंड सेल्स द गुड्स. उसमें मेजॉरिटी कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ परचेस ही रहती है उसकी, प्लस थोड़ा सा ओवरहेड्स लगेगा यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, लेकिन दैट इज वेरी मिनिमम. मेजर कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ परचेस, उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इसलिए कॉस्टिंग के डिस्कशन में जनरली ट्रेडर के क्वेश्चंस नहीं आते. अ ट्रेडर हु परचेसेस एंड सेल्स द गुड्स. तो मेन स्ट्रेस इन कॉस्टिंग इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेयर यू मैन्युफैक्चर द गुड्स यूजिंग रॉ मटेरियल. तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, वो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड देन सोल्ड,
और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो हमारे ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे, दैट इज वी हैव टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, ये ऑब्जेक्टिव हुआ। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। वो सैक्रिफाइसेस कौन से हैं? मैं कमर्शियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं ना, आपके वो सीए बनने के ऑब्जेक्टिव से नहीं। दिस सैक्रिफाइसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री सैक्रिफाइसेस which are known as three elements of cost. These three sacrifices are known as three elements of cost. Generally we make three types of sacrifices और उनको कॉस्टिंग लैंग्वेज में सैक्रिफाइसेस की जगह बुलाते हैं थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। डेफिनेशन में सैक्रिफाइस है, नाम उनका है थ्री एलिमेंट्स। These three elements are material cost, लेबर कॉस्ट और तीसरा नाम जो आपको याद हो ओवरहेड्स। राइट, मैंने लिखा है एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स को हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। थोड़ी देर के लिए एक्सपेंसेस अलग और ओवरहेड्स अलग, ऐसा अलग अलग रखना फॉर सम टाइम, हम कंसेप्चुअल चीज पे आ जाएंगे। So either to produce the goods or to provide services, generally we make these three types of sacrifices. अब एक एक को समझ लेते हैं, then we'll go into the detail. Material cost यानी cost of those tangible items having physical substance which gets consumed in the process of manufacture. Any tangible item having physical substance गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो फिजिकल टेंजिबल आइटम की कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो मॉनेटरी वैल्यू यानी वो मटेरियल कॉस्ट होगी। इमेजिनेशन करते हैं, मेनली एग्जांपल रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। मेजॉरिटी टाइम डिस्कशन में आपको इमेजिनेशन करना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ये डेस्क बेंच प्रोड्यूस करने के लिए, डेस्क बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए फिजिकल टेंजिबल आइटम्स क्या क्या कंज्यूम हुए होंगे? राइट, प्लाईवुड, सनमाइका, उसको पेस्ट करने के लिए फेविकॉल, उस साइड में जो लगा उसको बीडिंग पट्टी बोलते हैं, साइड में जो लगी है वो स्टील की फ्रेम, उस स्टील की फ्रेम को किया गया पेंट, राइट, कुछ स्क्रूज, नट्स एंड बोल्ट्स, ये सब फिजिकल टेंजिबल आइटम्स है विच गॉट कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डेस्क बेंच। मैंने वो एग्जांपल लिया, क्यों दिखाई दे रहा है आपको अभी? ये सब आपको खरीदने पड़े होंगे और फिर कंज्यूम किए तो उसका कुछ खर्चा लगा ना, मॉनेटरी वैल्यू। तो वो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट मटेरियल विच यू हैव सैक्रिफाइस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ डेस्क बेंच, दैट कॉस्ट इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट। ऑल टैंजिबल आइटम्स गॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस गुड्स। लेबर कॉस्ट, लेबर का जो मीनिंग है कॉस्टिंग के लिए वो थोड़ा सा वाइड रखना। लेबर इज अ मैन पावर कॉस्ट। कॉस्टिंग में लेबर कॉस्ट इज अ मैन पावर कॉस्ट, यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस। ह्यूमन सैक्रिफाइस इन द सेंस नॉट दिस टाइप, ह्यूमन सैक्रिफाइस इज sacrificing his time and energy, efforts of human beings, that is called human sacrifice. उसकी कॉस्ट है। अब हम जो डे टू डे लैंग्वेज में कॉमन पार्लेंस जिसको कहते हैं, इन कॉमन पार्लेंस वी यूज द वर्ड लेबर इन द कॉन्टेक्स्ट। लेबर यानी हमारे सामने, आंखों के सामने एक पिक्चर आता है, ब्लैकिश फेलो स्वेटिंग अ लॉट, डिगिंग अलोंग द रोड साइड, इससे देखो लेबर काम कर रहा है। दैट इज द पिक्चर विच वी कैन इमेजिन फ्रॉम अ वर्ड लेबर। ये लेबर क्लास हम बोलेंगे। दैट इज अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग फॉर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में लेबर का डेफिनेशन वाइड रखना। वो जो आप डे टू डे लैंग्वेज में जिसको लेबर बोलते हैं वो तो लेबर है ही। इवन अ पर्सन स्टैंडिंग हियर एंड डिलीवरिंग द लेक्चर टू यू, इसकी कॉस्ट भी इसी में आएगी, लेबर में। वॉट एवर रेम्यूनरेशन आई गेट फ्रॉम एज फाउंडेशन, दिस इज फॉर ह्यूमन टाइम, so my remuneration is a cost to ACE Foundation. ACE Foundation will categorize it under labor cost. It's a manpower cost. तो नाम यूज करते हम लेबर कॉस्ट, लेकिन उसका मतलब ध्यान रखना, इट्स अ मैनपावर कॉस्ट। अरे मैनेजिंग डायरेक्टर की भी सैलरी रही तो वो लेबर कॉस्ट में आएगी, और एक्चुअल लेबर जो हम जानते हैं जिसको, उसकी भी सैलरी इधर ही आएगी। सो बेसिकली इट इज सैलरी एंड वेजेस पेड फॉर
ह्यूमन एफर्ट्स एंड टाइम। ह्यूमन टाइम और एफर्ट्स जो सैक्रिफाइस हुआ है उसकी मॉनिटरी वैल्यू में कॉस्ट कैसे गिनते हैं हम? थ्रू सैलरीज एंड वेजेस, वो यहां पर आती है। अब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इमेजिन करो, ये दो के अलावा और कौन सी कॉस्ट लग सकती है सोचो, ये दो के अलावा, तो वो है एक्सपेंसेस। मटेरियल यानी फिजिकल टेंजिबल आइटम्स, और उसके बाद ह्यूमन एफर्ट्स, पूरे ह्यूमन एफर्ट्स एक ही में आ गया, लेबर। इसके अलावा जो जो खर्चा लगेगा वो सब इस कैटेगरी में जाएगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, समझ लेना। यानी इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। जो इनकम किसी कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं होता वो अदर सोर्सेस पे डाल देने का, ऐसा है वो। फिर टैक्स तो देना ही है, आप हेड ढूंढ रहे क्या, तुम अदर सोर्सेस, ऐसा है वो। तो जो खर्चा दो कैटेगरी में नहीं आता वो अपने आप एक्सपेंसेस में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एस फाउंडेशन का एग्जांपल है, तो मटेरियल कॉस्ट क्या क्या हो सकती है एस फाउंडेशन के लिए? हम तीनों पे आते हैं। ये फिजिकल टेंजिबल आइटम है जो सभी को दिया गया है, तो इसका जो प्रिंटिंग का कॉस्ट है ये मटेरियल में आएगा। ये मार्कर पेन यूज हो रहा है, फिजिकल टेंजिबल आइटम, गेटिंग यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, मटेरियल कॉस्ट में आएगा। ये डस्टर्स भी यूज होते हैं, राइट? 10 दिन में ये पूरा डस्टर खराब हो जाता है, फिर से नया लाना पड़ता है, सो इट गेट्स कंज्यूम्ड, इधर ही आएगा। ये बैटरीज हम चेंज करते रहते हैं माइक के लिए, दैट इज अगेन अ कंज्यूमेबल, इट्स अ फिजिकल आइटम व्हिच इज परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, मटेरियल। लेबर, राइट? सबसे कॉस्टली लेबर तो खड़े ही इधर, राइट? बट नॉट ओनली दैट, अदर स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनकी सैलरीज, वेजेस, लेबर, राइट? मैं आपके सामने एक इमेजिनेशन करने लगा रहा हूं, यही एग्जांपल लेके एस फाउंडेशन का। इतने खर्चे में हो गया काम। ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, ये मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस। समझो एक क्लासरूम किराए पे लिया हुआ है, उसका रेंट पे कर रहे हैं हम लैंडलॉर्ड को, किस कैटेगरी में जाएगा? एक्सपेंसेस। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, हाँ, ध्यान रहे। आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, उसकी कॉस्ट निकालना है। और ये टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं, और वो लिस्ट को मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उसकी अमाउंट लिखना है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आया, रेंट आया, ये फर्नीचर का डिप्रिसिएशन भी आएगा, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, एयर कंडीशनर का डिप्रिसिएशन, राइट? एलसीडी प्रोजेक्टर यूज किए तो उसका डिप्रिसिएशन, ये भी इसी में आएगा। अब एक बात पे ध्यान देना, ये फर्नीचर, एयर कंडीशनर, फैंस, ट्यूबलाइट्स, ये तो टेंजिबल आइटम्स है। एक्चुअली दे आर टेंजिबल आइटम्स हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, उसका कॉस्ट तो इधर आना चाहिए था। अब एक वर्ड पे ध्यान देना जो मैंने यहां बोला था, दिस इज द कॉस्ट ऑफ दोज आइटम्स विच गेट्स कंज्यूम्ड। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं, दीज आर द आइटम्स विच आर यूज्ड, नॉट कंज्यूम्ड। यूज्ड और कंज्यूम में फर्क है। फर्नीचर इज अ टेंजिबल आइटम बट इट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, एंड टुवर्ड्स द यूज, टुवर्ड्स वियर एंड टियर, आई थिंक वी चार्ज डेप्रिसिएशन। एयर कंडीशनर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर, बोर्ड, दीज आर ऑल यूज्ड, तो वो भी टेंजिबल आइटम है, लेकिन ये टेंजिबल आइटम को हम फिक्स्ड असेट बोलते हैं शायद, जो कंज्यूम नहीं होता है, जो यूज होता है। तो वो यूज करने के लिए हम एक चार्ज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कम्स इन दिस कैटेगरी एंड नॉट इन दिस कैटेगरी, सो इट इज यूज ऑफ फिक्स्ड असेट। अब कंज्यूम्ड और यूज में फर्क ध्यान में आ गया। मैं पेन यूज नहीं बोलूंगा क्योंकि ये 2 दिन में एक खत्म हो जाता है, सो इट इज कंज्यूम, नंबर ऑफ पेन्स गेट्स कंज्यूम, राइट? बट एयर कंडीशनर इज यूज्ड, ये फर्क करना है आपने। तो पेन का कॉस्ट मटेरियल में जाएगा, एयर कंडीशनर का डिप्रिसिएशन इधर आएगा एक्सपेंसेस में, एंड सो ऑन। सो यू कैन इमेजिन दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, राइट? जो जो खर्चा लगा है या तो इस कैटेगरी में जाएगा या इस कैटेगरी में, और ये दोनों में नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। नाउ वी गो फर्दर। कोई भी कमर्शियल एंटिटी आप इमेजिन कर लेना, खर्चे के 3 ही हेड बनते हैं, कॉस्ट के 3 हेड बनते हैं, या तो मटेरियल या लेबर, और कहीं नहीं जाता होगा तो एक्सपेंसेस। Now, we will further divide all of these cost in two parts.
ये मटेरियल कॉस्ट के दो पार्ट कर रहा हूं मैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये दोनों मिला के टोटल मटेरियल हुआ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली लेबर में डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ने हर कॉस्ट के मैंने दो दो पार्ट कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ना डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों की टोटल को शायद हम बुलाते हैं, याद है, प्राइम कॉस्ट। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, प्लस टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर, राइट, यहां पर है वो आपके ओवरहेड्स, दिस इज कॉल्ड ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए वर्ड है प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट सभी मिला के एक वर्ड है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इज इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक, तो आप जो ओवरहेड्स यहां बोल रहे थे वो इधर आता है। ओवरहेड्स में तीन चीजें आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों की टोटल को ओवरहेड्स बोलते हैं, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की टोटल को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। और प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स विल बिकम योर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का एक इक्वेशन क्या बन गया, टोटल कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, या टोटल कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा भी बोल सकते हो, बात तो एक ही है, वर्डिंग कुछ भी हो। हमने टोटल कॉस्ट के दो पार्ट किए, एक डायरेक्ट कॉस्ट एक इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी एक प्राइम कॉस्ट और एक ओवरहेड्स। तो क्लियर है? अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है या किस बेसिस पे किया जाता है? पहली बात तो ध्यान रहे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन सिर्फ अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए है, इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी मटेरियल पे लिख के नहीं आता ये डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है या ये इनडायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, ऐसा नहीं है। मटेरियल इज मटेरियल विच इज गेटिंग कंज्यूम्ड। आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रीट करना है या इनडायरेक्ट, ये अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है। मटेरियल बाय इटसेल्फ इज नेवर डायरेक्ट, नेवर इनडायरेक्ट। लेबर बाय इटसेल्फ इज नेवर डायरेक्ट बाय और इनडायरेक्ट। यानी लेबर किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता वर्कर की ये डायरेक्ट लेबर ये इनडायरेक्ट लेबर, ऐसा नहीं रहता। वो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप डायरेक्ट लेबर करके कर रहे हैं या इनडायरेक्ट, उस पर डिपेंडेंट है। तो ये भी फर्क समझना है, रियल लाइफ में ये अकाउंटिंग के डिफरेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। Now, how to distinguish between direct and indirect cost? What is the criteria? What is the yardstick which will decide whether the material which I am consuming should fall into category of direct material or indirect material? Now listen to it carefully. ये सब हो चुका है आपका IPCC में, हम रिवाइज कर रहे हैं आज और कल में। The cost which is directly associated with cost object, मैंने एक वर्ड यूज किया कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, आई विल एक्सप्लेन दिस। पहले ध्यान दो, जिस कॉस्ट का डायरेक्ट एसोसिएशन है, वन टू वन एसोसिएशन विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी कॉस्ट को हम बुलाएंगे डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट। टू बी एक्सप्लेन फर्दर, एंड द कॉस्ट विच डजंट हैव डायरेक्ट एसोसिएशन या वन टू वन एसोसिएशन विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एसोसिएशन देखते हैं थ्रू एग्जांपल। कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये जो वर्ड है, इसी में उसका कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। आपको जिस चीज की कॉस्ट निकालना है, आपको ऑब्जेक्टिव किस चीज की कॉस्ट निकालना है, उस चीज का नाम है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यदि मेरा ऑब्जेक्टिव ये एक बुकलेट की कॉस्ट निकालना है, माई ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दिस बुकलेट, then this becomes my cost object। जिस चीज की आपको कॉस्ट निकालना है उसी का नाम है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यदि मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे इस डेस्क बेंच की कॉस्ट निकालना है, तो दिस डेस्क बेंच इज माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एज फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव है कि एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा लगा ये ढूंढ के निकालना है, तो स्टूडेंट विल बिकम कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? जिस चीज की आपको कॉस्ट निकालना है, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट कॉस्ट।
In short, cost object is nothing but those goods or services whose cost you want to calculate. कमर्शियल वर्ल्ड में दो ही चीज करते हैं ना, या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना है आपको, या तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना है। यानी आपका वो प्रोडक्ट या आपकी वो सर्विस जिसकी आपको कॉस्ट निकालना है उसी का नाम है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कुछ नहीं, वर्ड्स का फर्क हुआ है, मीनिंग में फर्क नहीं है। ये गुड्स और सर्विसेज को ही हम बुलाते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये तो एक वर्ड डिस्कस किया मैंने, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हम इसी पर है, कॉस्ट कंसेप्ट्स पर ही, बेसिक कंसेप्ट्स। अब फिर से उस बात पे आता हूं। द कॉस्ट विच हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट विल बी नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। यानी वो जो खर्चा लग रहा है उसका उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से 1-to-1 रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते, पॉसिबल है, तो उसको आप बुलाएंगे डायरेक्ट कॉस्ट। और यदि 1-to-1 रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो आप उसको बुलाएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये डेस्क बेंच बनाते समय हमने जो जो मटेरियल इमेजिन किए थे ना अभी, प्लाईवुड, सनमाइका, राइट, वो फेविकॉल और ये स्टील फ्रेम, ये सब आएंगे डायरेक्ट मटेरियल में। अरे आप बोल सकते हैं एक डेस्क बेंच बनाने के लिए इतना प्लाईवुड लगा, इतना सनमाइका लगा, इतना फेविकॉल लगा, इतना स्टील फ्रेम लगा। डायरेक्टली बोल सकते हैं आप एक आइटम को देख के, और उसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। वो प्लाईवुड क्या रेट से आता है, क्या स्क्वायर फीट के रेट से आता है, इनटू कितनी क्वांटिटी कंज्यूम है, यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट वेरी इजीली। तो वो जो खर्चा लग रहा है उसका 1-to-1 एसोसिएशन है, तो वो हुआ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यदि देखेंगे तो हमने जितने मटेरियल इमेजिन किए ना उससे उसके अलावा और भी लगते हैं। आप बोलेंगे ये तो पता ही नहीं कब लगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता प्रोडक्ट में। अरे ये प्लाईवुड और सनमाइका को चिपका के रखने के लिए टेप यूज होती है, वो टेप बाद में निकाल के फेंक देते हैं उसको, राइट, व्हाइट कलर का टेप होता है, एडहेसिव टेप, वो भी तो यूज हुआ है, दैट ऑल्सो गॉट कंज्यूम्ड। तो वो कहां जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि उस मटेरियल का इससे 1-to-1 एसोसिएशन नहीं है, लेकिन लगता जरूर है। हो सकता है इसका सरफेस स्मूथ करने के लिए, ये जब बनाते समय फर्नीचर उसका सरफेस स्मूथ नहीं रहता, तो एक पॉलिश पेपर नाम की चीज आती है, उससे उसको घसते हैं तो वो स्मूथ हो जाता है सरफेस की, बाद में आपको तकलीफ ना हो, चुभे नहीं वो। तो पॉलिश पेपर भी तो कंज्यूम हुआ ना, वो भी एक आइटम है मटेरियल का। बहुत सारे पॉलिश पेपर का बंडल ले जाते हो तो, विच इज यूज्ड इन मेकिंग द सरफेस स्मूथ, तो वो भी तो मटेरियल लगा, वो इनडायरेक्ट है क्योंकि उसका 1-to-1 रिलेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स लगते रहते हैं प्रोसेस में जो आपको दिखाई नहीं देते, बट दे ऑल्सो गेट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। है वो टेंजिबल आइटम, यूज नहीं हो रहे, कंज्यूम हो रहे, बट दे मे नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, बट दे आर रिक्वायर्ड, दे मे नॉट बी विजिबल टू यू, बट दे गॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। उसकी सबकी कॉस्ट को आप इनडायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हैं। फैक्ट्री में मशीन रन करने के लिए, समझो वो डीजल पे चलने वाली मशीन है, डीजल ऑयल पे, तो आप डीजल परचेस करते हो, you pour that diesel into the machine and the machine runs and manufactures the goods. So manufacturing process में diesel is getting consumed in the process of manufacture, but does the diesel form part of your product? But finally diesel tangible item getting consumed in the process of manufacture, और वो मटेरियल हुआ, तो खर्चा तो लगा, डीजल खरीद के लाया, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू इनडायरेक्ट मटेरियल। So any item of material which is required, ध्यान रहे इनडायरेक्ट का खर्चा यानी खर्चा लगा नहीं, ऐसा नहीं है, खर्चा लगा है, उसी काम के लिए लगा है, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए लगा है, बस इतना है कि उससे 1-to-1 रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। खर्चा तो उसी काम के लिए लगा है। लोग ऐसा भी समझते कि ओवरहेज या इनडायरेक्ट मटेरियल यानी खर्चा ही नहीं लगा, खर्चा लगा नहीं रहता तो हम लेते भी नहीं थे। खर्चा लगा है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट खर्चे का रिलेशन डायरेक्ट एस्टैब्लिश हो रहा है, इनडायरेक्ट खर्चे का रिलेशन 1-to-1 एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते एक डेस्क बेंच बनाने के लिए कितना डीजल लगा, ये बोलना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसका 1-to-1 रिलेशन नहीं आ रहा है, इसलिए वो खर्चा इनडायरेक्ट है, लगा जरूर है। दूसरा एग्जांपल ले लो ना, ये हमारे टीचिंग का, यदि इस प्रिंटेड नोट्स का कॉस्ट 500 है एस फाउंडेशन को, और ये हर एक को एक एक कॉपी दी गई है, तो कहने से इट्स अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हर स्टूडेंट का कॉस्ट निकाला है, हर स्टूडेंट के लिए 500 रुपए का खर्चा किया, तो डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। तो ये प्रिंटेड नोट्स का खर्चा एस फाउंडेशन के हिसाब से कैटेगरी में जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन ये पेन भी तो कंज्यूम हो रहा है, डस्टर भी तो कंज्यूम हो रहा है, बैटरी भी तो कंज्यूम हो रही है,
अब इसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेरा यदि स्टूडेंट है तो इससे लगाओ 1-to-1 रिलेशन, एक स्टूडेंट के लिए कितने पेन कंज्यूम हुए, कंज्यूम तो हुआ है, खर्चा तो लगा है, लेकिन इसका रिलेशन 1-to-1 नहीं आ रहा है, कितने पेन, कितने डस्टर, कितनी बैटरीज कंज्यूम हुए, लेकिन कंज्यूम तो हुआ इसी प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में। तो ये जो सब मटेरियल लग रहा है उसको आप किस कैटेगरी में डाल देंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। आई होप वो लॉजिक क्लियर होते जा रहा है। ऐसे सभी चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं। लेबर, आई एम द पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इनटू एक्टिव टीचिंग and my remuneration is directly based on number of students. In that case, my remuneration, which is a labor cost for ACE Foundation, will be direct labor cost. लेकिन बाकी जो स्टाफ है नॉन टीचिंग वाला, जो क्लासरूम ओपन करता है, आपको नोट्स देता है, एडमिशन देता है, उनकी सैलरी वेजेस ऐसे डिपेंडेंट है क्या पर स्टूडेंट एक्स? नहीं, लेकिन वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, खर्चा तो वो भी लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, लेकिन वो कॉस्ट का एक एक स्टूडेंट से रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मेरा रिलेशन है, वो स्टाफ का नहीं है, तो मेरी सैलरीज वेजेस इसमें चली गई, बाकी स्टाफ की सैलरीज वेजेस इनडायरेक्ट लेबर में गई। दैट्स अ डिफरेंस। ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते समय जो वर्कर एक्टिवली इस पे इन्वॉल्व है, जिसको आप किसी रेट से पेमेंट कर रहे हो, राइट, जो काम कर रहा है एक्चुअली, प्लाईवुड कट कर रहा है, सनमाइका लगा रहा है, उसका सैलरी को आप कोरेट कर सकते हैं कि हमने एक दिन का वेजेस कितना दिया, एक दिन में उसने कितने डेज वेज बना के दिए, समझे 4 बना के दिए, तो आप उसके कॉस्ट को उस आउटपुट से कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, आप उसको यहां डाल दो डायरेक्ट लेबर में। लेकिन उनका जो सुपरवाइजर है, जो 4 साइड पे सुपरविजन कर रहा है, वो लेबर को आके इंस्ट्रक्शन देके जाता है, आज ये काम करना है, इतना काम होना चाहिए, ऐसे करना है, ये साइड पे आया, आधा 1 घंटे विजिट किया, दूसरी साइड पे गया, वो सुपरवाइजर की सैलरी भी वो ओनर तो दे रहा है, बट हु इज जस्ट सुपरवाइजिंग द वर्क, हु इज नॉट डूइंग द वर्क, who is not actively involved and he is supervising various tasks. अब उसकी सैलरी को एक डेज बेंच से कैसे कोरिलेट करेंगे आप? वो कहां चलेगा? इनडायरेक्ट लेबर। दैट्स द डिफरेंस। अब आते हैं हम एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में there are very few items, very rare items which goes in the category of direct expense, because expense by default, by nature, tends to be indirect. I repeat, expense by default, by nature, tends to be indirect. तो expenses में direct expense के items बहुत ही कम मिलेंगे। आप इमेजिनेशन चालू करो, आइटम एक्सपेंस का होना चाहिए, मटेरियल का नहीं, लेबर का नहीं, एक्सपेंस के आइटम्स सोचो और ये इमेजिन करो वो डायरेक्ट में जाता है या इनडायरेक्ट में, सोच के देख लो। रेंट की बात की थी हमने, ये रेंट ऐसा पे करते क्या लैंडलॉर्ड को 1000 पर स्टूडेंट, समझो ऐसा पे कर रहे होते, ऐसा एग्रीमेंट होता आपका कि वी विल पे यू द रेंट एट द रेट ऑफ 1000 पर स्टूडेंट पर मंथ, यदि ऐसा पे करते तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप तो पे करेंगे सपोज मंथली 1 लाख, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बैचेस कंडक्टेड इन द क्लासरूम, तो फिर वो खर्चे का 1-to-1 स्टूडेंट से क्या रिलेशन है? लगा तो है खर्चा, लेकिन एक एक स्टूडेंट से रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, उसका इनडायरेक्ट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, यदि एमएसईबी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल यू हैव टू पे 100 पर स्टूडेंट पर मंथ, तो वो खर्चा कहां चले जाएगा? डायरेक्ट में। तो इमेजिनेशन करने को बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इनडायरेक्ट। उन्हें डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर और एसी की बात की, वो कहां जाएगा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कैसे जाएगा? यदि ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके आपकी एक स्टूडेंट के आने से फर्नीचर का 50 रुपए डिप्रिसिएशन हुआ, यदि ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था, इफ यू इमेजिन द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस यू विल कम टू नो कि एक्सपेंसेस मेजॉरिटीली टेंड्स टू बी इनडायरेक्ट इन नेचर एंड नॉट डायरेक्ट इन नेचर। इसीलिए लोग ये आइटम को ही भूल गए, डायरेक्ट एक्सपेंस आइटम को कटी कर दिया लोगों ने। उस बात पे मैं आता हूं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस हो ही नहीं सकते ऐसा नहीं है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। विल टेक फ्यू एग्जांपल जस्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो सकता है रियल लाइफ में। ये तो जो मैंने बताया डिप्रिसिएशन एक स्टूडेंट का, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट का रेंट, एक स्टूडेंट का इलेक्ट्रिसिटी, तो बोलने के लिए था, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली करेक्ट एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का। एक इमेजिनेशन करते हैं, ये मोबाइल हैंडसेट, इसका जो डिजाइन है, प्रोडक्ट का डिजाइन करना पड़ता है पहले, बाद में वो मैन्युफैक्चर होता है एज पर द डिजाइन।
इस प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो किसी मिस्टर एक्स ने डिजाइन किया है. दैट मिस्टर एक्स इज नॉट द एम्प्लॉई ऑफ सैमसंग कंपनी. ही इज नॉट द एम्प्लॉय, ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु लव्स टू डिजाइन द थिंग्स. तो उसने एक डिजाइन तैयार किया मोबाइल हैंडसेट का. बाद में उसने वो डिजाइन उसके नाम पर पेटेंट करवा लिया अंडर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एक्ट, एंड ही वाज ग्रांटेड दैट पेटेंट. The moment he was granted that patent, it becomes his intellectual property right. IPR बोलते हैं आप उसको, याद रखो. It is intellectual property right. तो मिस्टर एक्स के नाम पे इसका डिजाइन है मोबाइल हैंडसेट का. सैमसंग कंपनी को पता चला कि कोई मिस्टर एक्स है, उसने एक बहुत अच्छा डिजाइन तैयार किया है मोबाइल हैंडसेट का. यदि हमने वो डिजाइन यूज किया और मोबाइल मैन्युफैक्चर किया तो वो मार्केट में बिक सकता है. नाउ सैमसंग कंपनी अप्रोचेस मिस्टर एक्स एंड टेल्स हिम कि डिजाइन तो आपने तैयार किया, पेटेंट भी करा लिया, लेकिन इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं आप? एक काम करो, यू गिव दैट डिजाइन टू अस. गिव दैट डिजाइन टू अस मींस यू अलाउ अस टू यूज योर डिजाइन लीगली because it is patented in your name. You give us that right legally to use. We will use the design, we will manufacture the mobile, we will sell it in the market, we can earn some profit, so we can enter into a commercial venture. Mr. X said, no problem, I will give you that legal right, but what in return? Consideration. Agreement without consideration is void. तो मैं तो आपको लीगल राइट दे रहा हूं यूज करने का डिजाइन, आप बदले में क्या देंगे? तो शायद सैमसंग कंपनी ने प्रॉमिस किया, वी विल पे यू ₹200 per handset produced. I think this is known as royalty. This is known as royalty payment for using IPR. So Samsung company has legally agreed to pay Mr. X a royalty of ₹200 per handset produced. Okay? And they are now legally using that intellectual property right. अब Samsung कंपनी को इस हैंडसेट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है. उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया. इसके कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा. मेरे ख्याल से ₹200 रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी, क्योंकि ये जो ₹200 का खर्चा सैमसंग कंपनी ने किया वो मटेरियल तो है नहीं, लेबर भी नहीं है, उसकी सर्विसेज यूज नहीं कर रहे आप, उसका सिर्फ लीगल राइट यूज कर रहे हैं आप, IPR यूज कर रहे हैं, पर्सन की सर्विस यूज नहीं कर रहे मिस्टर एक्स की. यू आर यूजिंग हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो मैन पावर कॉस्ट भी नहीं है वो, और ये दो नहीं है तो क्या है? एक्सपेंस है. और हर यूनिट के लिए ₹200 देना पड़ रहा है आपको. तो इसका 1-to-1 रिलेशन है. हर यूनिट बनाने के लिए ₹200 का डायरेक्ट खर्चा है मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा. लीगली वैलिड पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको. इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं और एक एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस का, फिर आप सोच सकते हैं. मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू मेक यू थिंक. देयर कुड बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स बट दे आर लिमिटेड. डायरेक्ट एक्सपेंस के आइटम्स रियल लाइफ में लिमिटेड है. अब ये हैंडसेट तो मैन्युफैक्चर करना चालू किया सैमसंग कंपनी ने, लेकिन एक और एग्जांपल ले रहा हूं सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस का. सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, उसको जॉब वर्क चार्जेस भी बोलते हैं. आई एम कमिंग टू इट. सैमसंग कंपनी ने सोचा कि ये हैंडसेट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कंपोनेंट्स पार्ट्स लगते हैं वो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कंपनी. उसके अंदर की इलेक्ट्रॉनिक चिप हुई, आउटर कवर हुआ, उसकी वो स्क्रीन हुई, टच स्क्रीन, राइट, बैटरी बाहर से परचेस कर ली, कुछ मैन्युफैक्चर कर लिए, कुछ बाहर से आइटम्स परचेस कर लिए. तो उसके कंपोनेंट्स पार्ट सैमसंग कंपनी ने बना के रेडी कर दिए पूरे. अब काम क्या बचता है? उसको असेंबल करने का, सबको जोड़ने का, असेंबल करने का और पैकिंग करने का. आपको उसको एक बॉक्स में पैक करना पड़ेगा. सैमसंग कंपनी ने सोचा ये काम हम करने से किसी बाहर वाली एजेंसी को दे देते हैं, किसी बाहर वाली एजेंसी को देते हैं. उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, राइट. तो सैमसंग कंपनी हैज थॉट ऑफ डूइंग आउटसोर्सिंग ऑफ दिस वर्क ओनली. तो आपने क्या आउटसोर्सिंग किया? असेंबली और पैकिंग का काम आउटसोर्सिंग किया. किसी दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड को आपने पकड़ा, उनको बोला ये हम कंपोनेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके आपको दे देंगे, आपका काम है असेंबल करना एज पर अवर स्टेप्स, प्रोसीजर दे दी उनको ऐसे असेंबल करने का, और ये बॉक्स में, वो बॉक्स भी आप ही लगाएंगे, पैक करने का, हमारे नाम का स्टिकर लगा देने का, प्राइस स्टिकर, और हमको वापस लौटा देने का. बोलो इस काम के कितने पैसे लेंगे? वो कंपनी ने अपना कैलकुलेशन किया और सोचा इतना खर्चा लगेगा, चलो ₹500 में कर देंगे आपका काम. विल चार्ज यू ₹500 पर हैंडसेट फॉर असेंबली एंड पैकिंग. अब सैमसंग कंपनी पेज $500 ऑन एवरी हैंडसेट असेंबल्ड एंड पैक्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पॉकेट. मेरे ख्याल से डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ. अब आप बोलेंगे लेकिन पैकिंग में लेबर लगेगा, मटेरियल लगेगा, लगेगा ना, लेकिन वो वाई लिमिटेड का लगेगा. अरे वाई लिमिटेड का लगेगा, वो उसका मटेरियल लेबर कॉस्ट लगेगा. आपने तो ₹500 जेब से निकाले और एक हैंडसेट के दे दिए, तो आपका थोड़ी मटेरियल लगा, आपका थोड़ी लेबर लगा.
तो आपके लिए क्या हुआ, वो एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट जेब से निकाल के पैसे दे दिए आपने 500 पर हैंडसेट, और हर हैंडसेट का 500 खर्चा है। अब वो 500 में सामने वाली कंपनी का वाई लिमिटेड का कुछ मटेरियल लगा होगा, पैकिंग मटेरियल लगा होगा, उसका लेबर लगा होगा असेंबली और पैकिंग के लिए, उसके प्रीमाइसेस का रेंट लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, उसका कुछ प्रॉफिट भी तो होगा ना उसमें, उसके लिए प्रॉफिट, आपके लिए तो कॉस्ट है ना वो, आपने तो 500 रुपए दे दिए। अनदर एग्जांपल आई गिव यू ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, 500 रुपीज पेड फॉर असेंबली एंड पैकिंग, ये थे आउटसोर्सिंग चार्जेस या सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस भी बोलते हैं इसको, राइट, या जॉब वर्क चार्जेस, कुछ काम आपने बाहर वाली एजेंसी को देके करवा लिया, और मेजॉरिटी आर इनडायरेक्ट। फ्यू एग्जांपल्स जस्ट टू मेक यू थिंक। अब ध्यान रहे, आईपीसीसी के बैकग्राउंड से भी आपको ध्यान में आएगा कि कॉस्ट शीट के जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, ये आइटम बहुत रेयरली मिलता था। जनरली आपने देखा तो आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया जाता था, और इसकी टोटल को हम बुलाते थे प्राइम कॉस्ट। तो आइटम था नहीं, ऐसा नहीं है, वो आइटम था, वो बहुत रेयरली आता है, और इसीलिए लोग उस आइटम को भूल गए, डायरेक्ट एक्सपेंस आइटम को लोगों ने भुला दिया, बिकॉज इट कम्स वेरी रेयरली। किसी केस में 10 कॉस्ट शीट में से एक आध बार कभी आता था, अदरवाइज नहीं आता था। तो रियल लाइफ में क्या करते हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मटेरियल प्लस लेबर डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट बुलाते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, कॉस्ट शीट बनाते समय हम ये 2 वर्ड लिखते हैं, मटेरियल लेबर, और मटेरियल प्लस लेबर लिखते प्राइम कॉस्ट। है ध्यान देना, यहां कोई डायरेक्ट मटेरियल वर्ड लिखता नहीं है, लेकिन जब मटेरियल वर्ड लिख रहे हैं तो समझ जाने का वो डायरेक्ट ही है। वो आप बोलेंगे ऐसा क्यों, इनडायरेक्ट क्यों नहीं, तो भैया वो ओवरहेड्स में जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, लेकिन उसकी कैटेगरी कौन सी है, ओवरहेड्स में मर्ज हो गया वो,